स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम है चंदन शर्मा और ये है हमारी प्रीलिम्स थ्रू एमसीक्यू सीरीज। प्रीलिम्स थ्रू एमसीक्यू सीरीज इसलिए क्योंकि प्रीलिम्स में एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कला ही आपको कट ऑफ के पार लेके जाएगी। अब जितना मर्जी पढ़ लीजिए, जहां से मर्जी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक एमसीक्यू सॉल्व नहीं होते कट ऑफ को क्रॉस करना काफी मुश्किल है। तो उसी ऑब्जेक्टिव के साथ हमने ये सीरीज स्टार्ट की है ताकि एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए, जिससे हम एक लिमिटेड ज्ञान को भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं और सटीक तरीके से आंसर तक पहुंच सकते हैं, वो कला प्रैक्टिस से आती है। और इस सीरीज से लगातार बने रहने से आप में ये कला आ सकती है, क्योंकि ये साइकिल चलाने की तरह है, जितना चलाओगे उतना ही निपुण होते रहोगे। तो ये इस सीरीज का 7th लेक्चर है। यहाँ पे हम पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। पहले 6 लेक्चर्स में भी हमने पॉलिटी के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस किया। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो हमारी ये सजेशन रहेगी कि आप उसको जरूर देखें। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आपको उसकी प्लेलिस्ट, उसकी पिछली वीडियोस मिल जाएंगी। और स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे भी आपको प्रीलिम्स थ्रू एमसीक्यूज नाम की प्लेलिस्ट में सारी पिछली वीडियोस मिल जाएंगी। यहां पे लेक्चर 7 में हम जुडिशरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जुडिशरी काफी न्यूज में है, कोलिजियम सिस्टम के ऊपर जो डिबेट चल रही है, इस वजह से आने वाले प्रीलिम्स में देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि इस पर्टिकुलर सेक्शन से 3-4 सवाल बन सकते हैं। राइट, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको ये क्वेश्चंस आए और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप इनको सॉल्व कर पाए। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप मेरे साथ कनेक्ट नहीं हुए तो यहां पे इस टेलीग्राम चैनल पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं एंड इस इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। हैविंग सेड दैट, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पे पहला क्वेश्चन आपके सामने, यहां पे 2 स्टेटमेंट्स हैं इस क्वेश्चन में और सिविल और क्रिमिनल लॉस के कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं और करेक्ट स्टेटमेंट को पूछा जा रहा है। सबसे पहला काम यही होना चाहिए, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। अब पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जितने भी सिविल सूट्स होते हैं, यानी कि सिविल केसेस जो होते हैं, उसमें कंप्लेंट अगेंस्ट एक्यूज जो है वो स्टेट करती है। और दूसरी स्टेटमेंट्स में कहा जा रहा है कि सारे सिविल सूट्स के अंदर जो साबित करने का बोझ है, बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो जिसने कंप्लेंट दायर की है, जिसने कंप्लेंट रजिस्टर की है, यानी कि कंप्लेनेंट, राइट, उसके ऊपर होता है। लेकिन क्रिमिनल केसेस में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होती है कि स्टेट को प्रूव करना है कि सामने वाला इंसान क्रिमिनल है एक्चुअली। तो यहां पे देखो दोनों स्टेटमेंट्स ना आपस में रिलेटेड है। सिविल केसेस में जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है। सिविल में लोग आपस में उनका झगड़ा होता है, राइट। जैसे प्रॉपर्टी के कुछ केसेस होते हैं, वो सिविल केसेस होते हैं, तो उसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी से परेशान है, तो जो इंसान परेशान है वो जाके केस कर सकता है, राइट। तो सभी सिविल सूट्स के अंदर स्टेट नहीं करती, इंसान भी, यानी कि एक प्राइवेट पर्सन भी दूसरे प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो हमारा ए भी आंसर नहीं हो सकता, सी भी आंसर नहीं हो सकता। तो हमने 50% ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि जितने भी सिविल सूट्स हैं उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ कंप्लेंट करने वाले के ऊपर होता है। ये बात सही है, ठीक है। अब इसका दूसरा हिस्सा भी पढ़ लेते हैं, क्या पता उसमें कुछ ट्विस्ट हो, कुछ तिगड़म लगाओ। ये कह रहा है कि क्रिमिनल सूट में ये बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट के पास होता है। दोस्तों ये ठीक है, अगर क्रिमिनल केस कोई बनता है, वहां पे FIR दर्ज की जाती है और पुलिस और स्टेट एजेंसीज पिक्चर में आ जाती हैं। वो तफ्तीश करती हैं, इन्वेस्टिगेशन करती हैं और इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर कोर्ट के अंदर वो प्रूव करने की कोशिश करती हैं कि सामने वाली पार्टी क्रिमिनल है या नहीं, राइट। अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, फिर तो वो केस जाएगा ही नहीं आगे, राइट। लेकिन अगर कोर्ट में जाता है तो फिर स्टेट अपनी एविडेंस सामने रखती है और प्रूव करती है। तो दूसरी स्टेटमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में यहां पे क्लियर हो जाती है और जनरल एक अवेयरनेस से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। सिविल अगर आपको पता है कि लोग की कंप्लेंट करते हैं और क्रिमिनल में पुलिस एजेंसी आती है, तो सिर्फ इतनी ही नॉलेज अगर आपके पास है तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे विद रेफरेंस टू अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, अपील करने की जो ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, बेसिकली सबऑर्डिनेट कोर्ट से अगर हम अपील करते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं। सबऑर्डिनेट यानी हाई कोर्ट में भी अगर कुछ होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर सकते हैं। उसके कॉन्टेक्स्ट में 3 स्टेटमेंट्स है, गलत स्टेटमेंट पूछी गई है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है हाई कोर्ट से फॉर अपील्स इन एनी सिविल सूट्स, बट क्रिमिनल सूट्स के लिए इसकी जरूरत नहीं है। तो दरअसल दोस्तों यहां पे एक ट्विस्ट है। बेसिकली अगर सिविल केसेस में हाई कोर्ट को लगता है कि देयर इज अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रेट करने की जरूरत है, तो वो सर्टिफाई करता है और ऐसे सिविल केसेस में सर्टिफिकेशन जरूरी है। क्रिमिनल केसेस में ऐसा है कि अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट ने कोई केस मांगा और उस जजमेंट को रिवर्स कर दिया कि मान लो किसी को शायद सजा नहीं होनी थी पर उन्होंने सजा दे दी, तो इस केस में
कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हाई कोर्ट को लगता है कि यहां पे देयर इज अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, तो यहां पर भी सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट में भेजने के लिए दे विल बी नीड ऑफ सर्टिफिकेशन। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। गलत स्टेटमेंट होने की वजह से हमारे आंसर में आनी चाहिए बी, हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरी स्टेटमेंट को देखते हैं। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सीडिंग सर्टेन मॉनेटरी वैल्यू फॉर अपील्स बिफोर सुप्रीम कोर्ट इन सिविल केसेस। तो पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि 20,000 की लिमिट से ऊपर अगर कोई सिविल केस है, ठीक है, जहां पे 20,000 से ज्यादा स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, वही केसेस अपील किए जा सकते हैं। लेकिन 30th अमेंडमेंट से, ठीक है, ये फैक्ट अब आपको पता होना चाहिए, 30th अमेंडमेंट के बाद इस चीज को हटा दिया गया था। 2 भी गलत हो जाता है इस वजह से, राइट। तो हमारा आंसर ए भी नहीं हो सकता, ठीक है। एक्चुअली ये गलत पूछा और गलत ही आना चाहिए, तो 1 और 2 दोनों हमारे आंसर में आने चाहिए। तो ए आंसर हो सकता है, सी नहीं हो सकता। ए या डी में से अब आंसर है, तो हमें थर्ड स्टेटमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। ये कह रहे फॉर अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट द क्रिमिनल केस मस्ट इन्वॉल्व डेथ सेंटेंस। ऐसा तो नहीं है। ये किसने कहा कि अगर सिर्फ डेथ सेंटेंस है तभी अपील की जा सकती है? उम्र कैद के केस में भी तो की जा सकती है अपील, राइट। और अगर ऐसा कोई केस है जहां पे हाईकोर्ट ने सबऑर्डिनेट कोर्ट से कुछ मंगवाया, राइट, कोई केस मंगवाया और वहां पे उसको डेथ सेंटेंस दे दिया, तो तब भी अपील की जा सकती है। या सबऑर्डिनेट कोर्ट की जजमेंट को रिवर्स कर दिया, तब भी अपील की जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। अगर थर्ड भी आपको पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है और आपके आंसर में आनी चाहिए, तो डी पे आप यू कैन रीच डी एज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड स्टेटस के कॉन्टेक्स्ट में, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के केस में दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 कि जो भी जजमेंट्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो परपेचुअल मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं, परपेचुअल मेमोरी में, राइट। परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी की तरह इसको यूज किया जा सकता है। यानी कि जब भी किसी कोर्ट में उनकी जजमेंट्स को या उनके डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस किया जाएगा, इट कैन नॉट बी क्वेश्चनड। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एक कानून का एक तरीके से स्टेटस एक्वायर करती हैं, सो दे कैन नॉट बी क्वेश्चन। और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर पीनलाइज करने की पावर होती है कि अगर कोई चीज कोर्ट को जपटाइज करती है, जुडिशरी को जपटाइज करती है, राइट, इसमें सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट बनता है, तो उसमें पनिशमेंट हो सकती है। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट, प्रोसीडिंग्स एंड एक्ट्स कैन बी क्वेश्चनड एंड डिस्कस्ड इन कोर्ट व्हेन प्रोड्यूस्ड। तो ये कैन लिखा हुआ है, ये होना चाहिए था कैन नॉट। इट कैन नॉट बी क्वेश्चनड एंड डिस्कस्ड इन अ कोर्ट व्हेन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इस वजह से स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ एनी और ऑल कोर्ट्स इट लाइज विद सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। किसी भी कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, हालांकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर हाई कोर्ट के पास भी है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट की ही सिर्फ बात की जा रही है, राइट। और यहां पे कहा जा रहा है कि ये किसी भी कोर्ट की अगर कंटेम्प्ट होती है तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि सबसे ऊपर जुडिशरी में, हायरार्की में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, तो किसी भी कोर्ट का अगर कंटेम्प्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेते हुए एक्शन ले सकता है, राइट। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट बन जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो इस चीज में स्टडी आईक्यू ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, 90 डेज का एक प्रोग्राम, 90 डेज की एक टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज में आपको 75+ डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट मिलेंगे। नोटिफिकेशन यूपीएससी की आ चुकी है, तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एमसीक्यूज की डेली प्रैक्टिस करें। डेली एटलीस्ट 1 घंटा तो एमसीक्यूज को डेफिनेटली दें सॉल्व करने के लिए। तो 50 एमसीक्यूज आपको डेली मिलेंगे 75 से ज्यादा दिनों के लिए, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। डेडिकेटेड करंट अफेयर्स रहेंगे, 16 ऑल इंडिया टेस्ट भी रहेंगे, जहां पे फुल लेंथ टेस्ट की मदद से आपको पता लगेगा कि बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से आप कहां स्टैंड करते हैं, राइट। इनकी रिकॉर्डेड डिस्कशन से आपको यह समझ आ जाएगी कि बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बेसिकली आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए था किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। एंड इसमें काफी आपको फायदा मिलेगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की वजह से भी, क्योंकि वहां पे थोड़ी एक्सट्रापोलेशन होती है फैक्ट्स की, कि कुछ एडिशनल फैक्ट्स जो आपको पता लगेंगे, उससे कुछ तिगड़म वाला क्वेश्चन आ गया तो आप वो भी सॉल्व कर सकेंगे, राइट। सो इस टेस्ट सीरीज का सेकंड सीरीज 6 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। अभी 30 जनवरी की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट चल रही है वो, राइट। 6 फरवरी से एक और इसका बैच स्टार्ट हो रहा है। और बेसिकली अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो आप सारे टेस्ट बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। इवन 30 जैन के भी अगर आप उसमें भी इनरोल करते हैं तो जितने टेस्ट अभी तक हो चुके हैं वो टेस्ट आपको मिलेंगे, उनको आप अटेम्प्ट भी कर सकेंगे, उसका एनालिसिस भी आपको कर पाएंगे उसका, राइट। तो यहां पे इस टेस्ट सीरीज को अवेल करने के लिए, डिस्काउंटेड प्राइस पे लेने के लिए CS लाइव कोड को यूज कीजिए एंड यू कैन अवेल दिस टेस्ट सीरीज इन ओनली ₹3,000, राइट।
हैविंग सेड दैट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है उनको कंटेम्प्ट ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था, तो यहां पे देखते हैं कि किसको वो चीजें याद हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है दैट क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्ट्स इन न्यूज़पेपर इज अ रीजनेबल वे, क्या ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है? दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कमेंटिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इन जुडिशरी। थर्ड इज सेइंग एन एक्ट व्हिच इंटरफेयर्स विद द कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। और फोर्थ कह रहा है विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ कोर्ट जजमेंट। राइट, तो यहां पे आप अभी तक आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं उनको भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर आपको लगता है ये भी कमेंट्स में बताइए। कमेंट्स में इंटरैक्टिव इसको हमने बनाना है। तो देखो, विलफुल डिसोबीडियंस जो है ये हमने पढ़ रखा है, दिस इज नॉट क्रिमिनल कंटेम्प्ट, दिस इज सिविल कंटेम्प्ट। तो फोर्थ हमारे आंसर में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ए और डी हमारा आंसर नहीं हो सकता। दोनों ऑप्शंस को देख के 3 पता लग रहा है कि 3 तो बिल्कुल करेक्ट है। राइट, और होना भी चाहिए। अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को जेपरडाइज करने की कोई कोशिश कर रहा है तो दैट इज अ क्राइम, वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद 1 और 1 का तो कोई लेना देना नहीं है, हमारा मुद्दा सिर्फ 2 है। ठीक है, 1 वैसे ही ऑप्शन में नहीं आ रहा। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है दैट कमेंटिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इन जुडिशरी, क्या ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट का पार्ट बनता है या नहीं? सोचने की बात है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है, क्योंकि अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कमेंट करते हैं, ठीक है, और उससे मतलब एक हेल्दी कमेंट ही है, राइट, और उससे कुछ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, राइट, तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ठीक है, और जुडिशरी रीजनेबली कमेंट को अलाउ करती भी है। तो कमेंटिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इन जुडिशरी इट्स नॉट समथिंग, मतलब क्रिमिनल कंटेम्प्ट नहीं है। आए दिन एडिटोरियल्स में कमेंट ही होते हैं जो जुडिशरी पे चल रहे हैं। अभी कोलिजियम सिस्टम डिबेट में भी आप देख लीजिए कि बहुत से आर्टिकल्स कोलिजियम सिस्टम के क्रिटिसिज्म के बारे में लिखे गए हैं, तो दैट इज नॉट क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ठीक है, इतना जो है हमारे इंडिया में जुडिशरी काफी इतनी टॉलरेंट है। राइट, 5वां क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ हाईकोर्ट जजेस के कॉन्टेक्स्ट में। 2 स्टेटमेंट्स हैं, करेक्ट आइडेंटिफाई करनी है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या आंसर हो सकता है इसका। तो यहां पे दरअसल कहा गया है कि ट्रांसफर ऑफ जजेस, एक हाई कोर्ट से अगर दूसरे हाई कोर्ट में उनका तबादला करना है, बियॉन्ड द पर्व्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, के ये तबादला जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आएगा। तो दोस्तों ये देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये गलत है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू बहुत वाइड पावर है जुडिशरी की, एंड वर्चुअली जो भी चीज होती है इंडिया में, ठीक है, चाहे वो कोई एनैक्टमेंट हो किसी लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हो, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एक्शन हो, या ट्रांसफर ऑफ हाईकोर्ट जजेस हो, ये जुडिशियल परव्यू में आता है। ऐसे वर्चुअली सब कुछ ही जुडिशियल परव्यू में आता है। राइट, तो पहली स्टेटमेंट गलत है, हमारा आंसर ए नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नर्स ऑफ द कंसर्न स्टेट्स कैन ट्रांसफर हाईकोर्ट जज ऑफ वन स्टेट टू अनदर स्टेट। यहां पे दोस्तों गवर्नर नहीं, यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएगा। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के साथ प्रेसिडेंट जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी इस वजह से गलत हो गई, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। अगर अभी तक नहीं पता था तो अब इसको रट कर या घोट कर पी जाओ। ठीक है, ये बहुत प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है कि इस पे सवाल बन सकता है। दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी बन गया। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो नीचे आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स की एक्सप्लेनेशन दे रखी है, इनमें से कौन सी एक्सप्लेनेशन लिबरल एंड होलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ जस्टिस के आइडिया को बताती है। अब ध्यान से एक बार सारी ऑप्शंस देख लो। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन हमने इसमें चूज करनी है, लिबरल एंड होलिस्टिक। लिबरल एंड होलिस्टिक, होलिस्टिक मतलब कंप्लीट। कौन सी इंटरप्रिटेशन है जस्टिस की? ए को देखते हैं अभी बाद में। बी कह रहा है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, सी कह रहा है प्रोपोर्शनेट जस्टिस, और डी कह रहा है रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। राइट, तो यहां पे ये तीनों पार्ट्स कहीं ना कहीं आइडिया ऑफ जस्टिस के साथ, होलिस्टिक आइडिया ऑफ जस्टिस में ये तीनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट इक्वल ट्रीटमेंट में तो ऐसा होना चाहिए कि कई बार अगर सबको इक्वल ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं तो जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो पीछे रह सकते हैं। रादर इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, दैट इज द थिंग। और इस सब से जो ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा रहा है वो दरअसल ये किया जा रहा है कि एक इंसान की डिग्निटी बनी रहे, और जिसकी डिग्निटी बन रखी है उसको अपॉर्चुनिटीज पूरी मिलती रहे। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज पूरी मिले, और ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव जो ये तीनों चीजें इकट्ठे अचीव करने की कोशिश करती हैं, ये ए ऑप्शन में बता रखा है दैट एवरीवन शुड गेट देयर ड्यू, कि उनका जो अधिकार है, जिसके वो हकदार हैं वो उनको मिले। ये हकदार अपॉर्चुनिटीज की फॉर्म में उनका हक मिलना चाहिए,
कि किसी को भी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं रहनी चाहिए और एक डिग्निफाइड लाइफ उनके पास होनी चाहिए. सो दैट इज द लिबरल एंड मोस्ट होलिस्टिक इंटरप्रिटेशन. ठीक है, इन सब में से जो बेस्ट इंटरप्रिटेशन है वो ऑप्शन ए बन रही है. सो दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर. राइट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. यहां पे 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और ये बेसिकली रिट्स के ऊपर है ये. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में जो लक्ष्मीकांत में गिवन है वहां पे डिफरेंट रिट्स जो हैं उनका एक टेबल बना लो. लेफ्ट साइड पे आपने रिट्स लिखनी है, 5 रिट्स होती हैं, और राइट साइड पे उनका क्या मतलब है उसको बहुत ब्रीफ में लिखना है और बार बार रिवाइज करते रहना. ऐसे क्वेश्चन में काफी आसानी मिलेगी. पहली स्टेटमेंट कह रही है दैट मैंडेमस, ठीक है, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी. सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है दैट मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी. ऐसा तो नहीं है, मैंडेमस रिट जो है प्राइवेट कंपनी के अगेंस्ट लगाई जा सकती है. पहली बात तो ये. दूसरी बात, ये कब लगाई जा सकती है? राइट, रिट जनरली सरकार के एजेंसी या उनके डिपार्टमेंट्स के खिलाफ लगाई जा सकती है. ठीक है, तो यहां पे गवर्नमेंट कंपनी अगर है, राइट, तो उसके खिलाफ मैंडेमस को इशू किया जा सकता है. तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है. तो 2 हमारे आंसर में बिल्कुल नहीं आना चाहिए. ये बेयर मिनिमम फैक्ट है मैंडेमस के बारे में जो आपको पता होना चाहिए. यू शुड नो कि किनके अगेंस्ट मैंडेमस नहीं लग सकता. गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के अगेंस्ट मैंडेमस नहीं लगता. राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो. तो लक्ष्मीकांत में जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो गो थ्रू दोस पॉइंट्स जहां पे मैंडेमस किन पर नहीं लगता वो पता होना चाहिए. तो कंपनी के ऊपर लग सकता है अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है, तो पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक कंपनीज के ऊपर मैंडेमस लगाया जा सकता है. सेकंड हमारे आंसर में नहीं दिखना चाहिए. सारी की सारी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाती हैं. सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रह जाता है एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. ठीक है, तो तिगड़म ऐसे लगाते रहें और सही उत्तर पर पहुंचते रहें. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. ये एनजैक के ऊपर क्वेश्चन है दोस्तों. एनजैक देखो पुराना करंट अफेयर है, लेकिन अभी ये काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है, जिसकी वजह से ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो यहां पे 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है. पहली स्टेटमेंट कह रही है कि पार्लियामेंट रिप्लेस्ड कॉलेजियम सिस्टम विद एनजैक थ्रू 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014. ये ट्रू है. एनजैक एक्ट एम्पावर्ड एनी 2 मेंबर्स ऑफ एनजैक टू वीटो अ रिकमेंडेशन टू अपॉइंट जजेस इफ दे डिड नॉट एग्री विद इट. इसमें 6 मेंबर्ड कमीशन बनना था. इन 6 में से अगर 2 भी ये रिजेक्ट कर देते हैं कि एक पर्टिकुलर जज को नहीं बनाना, एलिवेट नहीं करना, राइट, तो उनका अगर 2 लोग भी अपनी रिजेक्शन दे देते हैं तो उस केस में जज की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती थी. राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहां पे ट्रू बन जाती है. थर्ड स्टेटमेंट यहां पे कुछ कह रही है, अब इसको हमें ध्यान से पढ़ना है. थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि 4th जजेस केस, ठीक है, ये एनजैक का जब फैसला हुआ था उस केस को 4th जजेस केस कहा जाता है. इसमें 5 जज का एक बेंच बना था, सुप्रीम कोर्ट में ही बना था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में ये चर्चा होनी थी. उन्होंने यूनानिमसली डिक्लेयर किया कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और एनजैक एक्ट दोनों ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड है. अब दोस्तों ये स्टेटमेंट की वजह से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है. ये स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं गलत है, लेकिन इसमें जिस चीज की वजह से गलत है वो बड़ी ही माइनर या बहुत ही बारीक चीज है. इसमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है. इस यूनानिमस वर्ड की वजह से यहां पे बताया जा रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट गलत है. यूनानिमस इसलिए क्योंकि पांचों के पांचों जजेस ने एक ओपिनियन नहीं दिया था, एक डिसेंटिंग जजमेंट आई थी जिनका मानना था कि एनजैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो एक जज ने अपना ओपिनियन बाकियों से डिफरेंट दिया था और वो जज थे जस्टिस केलामेश्वर. ठीक है, तो एनजैक के बारे में हमारा आंसर इसका देख लेते हैं पहले क्या बनेगा. थर्ड अगर गलत हो गया तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है. अब एनजैक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूं. तो 2014 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पे इस कमीशन में 6 मेंबर्स होने थे. राइट, एक साइड पे लॉ मिनिस्टर इसके मेंबर रहेंगे और 2 एमिनेंट पर्संस रहेंगे. ठीक है, और इन एमिनेंट पर्संस को कोई भी लॉ के फील्ड में अगर एक्सपर्टीज नहीं भी है तब भी इनको बनाया जा सकता है कमीशन का मेंबर. इस पॉइंट पे जुडिशरी को प्रॉब्लम थी. उन्होंने कहा कि अगर एनजैक में कोई इंसान आ रहा है तो उसको लॉ की एटलीस्ट नॉलेज तो हो. दूसरी साइड जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके वो चेयरमैन होने थे एनजैक के, और 2 सीनियर मोस्ट जजेस भी इसके मेंबर्स होने थे. तो 3 लोग प्लस 3 लोग 6 लोग हो गए. अब कास्टिंग वोट अगर हो गया, ठीक है, 6 लोग हैं, इवन नंबर है, मान लीजिए इन्होंने कुछ बात बोली, ठीक है, इन्होंने कुछ और बात बोली, तो टाई ब्रेकर कौन करेगा, टाई कौन ब्रेक करेगा? कास्टिंग वोट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास नहीं था. यह भी एक प्रॉब्लम थी. अगर इसमें फर्दर एक प्रॉब्लम थी कि अगर इन 6 मेंबर्स में से कोई 2 मेंबर्स भी, राइट, अगर अपनी आपत्ति दिखाते हैं किसी की जज की अपॉइंटमेंट में तो उस जज को अपॉइंट नहीं किया जाएगा. राइट,
तो यहां पे देखो, अगर सरकार को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? लॉ मिनिस्टर। अब इन दो एमिनेंट पर्सन में से कोई एक भी इंसान जजमेंट को रोकने की बात करे तो ये तो एक तरीके से सरकार के पास वीटो जा रही है, राइट? तो ये सरकार को वर्चुअल वीटो थी कि वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में अपनी टांग अड़ा सकती थी। ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन था, एक पेनिंग पॉइंट था इस पर्टिकुलर एनजैक का। आगे देखते हैं और क्या प्रॉब्लम थी। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों मैं बता दूं कि इसका सेक्शन 5 क्लॉज 1 ये इंपॉर्टेंट है, राइट? इस पर्टिकुलर क्लॉज के हिसाब से एनजैक कुड रिकमेंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इफ दैट पर्टिकुलर जज इज कंसिडर्ड फिट टू होल्ड ऑफिस। लेकिन ये फिट क्या मतलब क्या है? किस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि एक जज फिट नहीं है? उसको कहीं डिफाइन नहीं किया था, कहीं पर उसको डिफाइन नहीं किया गया था। यह भी एक प्रॉब्लम बन गई, राइट? जिसकी वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको कहा गया। हाईकोर्ट के जजेस में और भी ज्यादा बवाल मचा था, ठीक है? यहां पे क्या था कि चीफ जस्टिस ऑफ एक हाईकोर्ट का एक चीफ जस्टिस और उसके दो सीनियर मोस्ट जजेस, वो नॉमिनेट कर सकते थे किसी को भी एनजैक के लिए, हाईकोर्ट का जज बनाने के लिए। वो एनजैक के पास अपनी नॉमिनेशन भेजेंगे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाईकोर्ट जज, कि अगर हाईकोर्ट जज बनाना है तो चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाईकोर्ट और दो सीनियर मोस्ट जजेस कुछ नाम देंगे और एनजैक को रिकमेंड करेंगे। एनजैक भी साइमल्टेनियसली, पैरेलल में एनजैक भी लोगों को नॉमिनेट कर सकता था फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाईकोर्ट जज। अब दोनों केस में कॉन्ट्राडिक्शन अगर आ गई तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा? इस पर भी जो ये एक्ट था वो साइलेंट था, कुछ नहीं बताया गया था, ठीक है? तो ये भी यहां पे एक काफी बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके बाद पावर टू फ्रेम क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी एंड प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है? एक क्राइटेरिया बनाना है फॉर नॉट स्टेबिलिटी, सुटेबिलिटी एंड प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये बेसिकली ये क्राइटेरिया पार्लियामेंट के सामने रखना था, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने यह क्राइटेरिया बना के पार्लियामेंट के सामने रखना था, लेकिन पार्लियामेंट के पास यह पावर थी कि वो इस क्राइटेरिया को नलिफाई कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। ये था प्रोविजन अंडर सेक्शन 13 ऑफ एनजैक एक्ट, ठीक है? लाइक 13 इज एन अनलकी नंबर। तो ऐसा जुडिशरी कोई ऐसा क्राइटेरिया बना रही है, उसको पार्लियामेंट के सामने रखना पड़े और पार्लियामेंट रिजेक्ट कर दे, काफी मनहूस चीज होगी ये हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए। तो सेक्शन 13 को ऐसे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है? तो यहां से बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर की धज्जियां उड़ा दी गई थी इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, जिसकी वजह से इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एनजैक से रिलेटेड। कुछ और चीजें भी जान लो। यहां पे अब सुप्रीम कोर्ट जो अभी इस टाइम पे कह रहा है ना, वो कह रहा है कि अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एनजैक को रिप्लेस करना चाहते हो आप कोलिजियम से, लेकिन जो जजेस हैं सिटिंग या रिटायर्ड, उनकी क्लियर मेजॉरिटी होनी चाहिए कमीशन में। जो एमिनेंट पर्सन जिनको लॉ की नॉलेज भी नहीं है, उनकी जगह जजेस होने चाहिए। पार्लियामेंट इट नीड्स टू कम विद अ प्रपोजल दैट टेक्स अ सीरियस नोट ऑफ शॉर्टकमिंग्स इन एनजैक एंड इंश्योर द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं। खैर ये आपके प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में ज्यादा काम आएंगे। तो एमसीक्यूज को सॉल्व करते रहिए ताकि मेंस में इन चीजों को हम और अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग में प्रयोग कर सकें, ठीक है? तो ये क्वेश्चन की थोड़ी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है, और इसी तरह से जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें पीडीएफ्स की मदद से और डिस्कशंस की मदद से कुछ आपको बेसिकली डिस्कशन से थॉट प्रोसेस पता लगेगा और डिटेल्ड पीडीएफ एक्सप्लेनेशन से आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन पता लगेगी। तो जितनी चीजें आपने यहां पे सीखी हैं, इससे आप और तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो टेस्ट सीरीज का ये फायदा है, एक्सप्लेनेशन से आप एडिशनल चीजें सीख पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे ये बेसिकली हमने इसका आंसर देख लिया, राइट? अब 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है दैट विद रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। ये कह रहा है कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस अंटिल दे अटेन एज 65 ईयर्स। करेक्ट स्टेटमेंट अब हमने आइडेंटिफाई करनी है। ये स्टेटमेंट क्या ठीक होगी कि गलत होगी? बताइए कॉमेंट्स में। ये गलत होगी। सुप्रीम कोर्ट के केस में तो 65 ईयर्स है, हाई कोर्ट के केस में ये 62 ईयर्स है। अब पहली स्टेटमेंट अगर गलत हो जाती है, ए हमारा आंसर नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। 2 करेक्ट है। अगर 2 के बारे में नहीं भी पता, मान के चलो, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज नॉट फिक्स्ड द टेन्योर ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। एज ही बताइए, टेन्योर नहीं बताया, राइट? थर्ड स्टेटमेंट कह रही दैट रिटायर्ड परमानेंट जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यहां पे मुझे लग रहा है आप में से कई लोग इसको गलत कर सकते हैं। दोस्तों ये स्टेटमेंट ना गलत है, ताकि जुडिशरी बायस होके काम ना करे। तो इसलिए हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको परमिशन नहीं है टू प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया। ऐसा नहीं है, सिर्फ उसी कोर्ट में जिस कोर्ट में वो जज रह चुके हैं वहां पे ये नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में प्लीड और एक्ट कर सकते हैं और बाकी हाई कोर्ट्स में भी वो प्लीड और एक्ट कर सकते हैं,
राइट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज जो हैं अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो मुंबई हाई कोर्ट में ही कैन प्लीड एंड एक्ट, राइट। सुप्रीम कोर्ट में भी वो कर सकते हैं, सिर्फ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे उनके ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट्स और रिलेशंस थोड़े बहुत बन जाते हैं। तो इंडिपेंडेंट रखने के लिए ये बेसिकली चीज इंट्रोड्यूस की गई है। तो यहां पे 3 हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे कहा जा रहा है दैट वी अडॉप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडिया का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, लेकिन हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कुछ अलग भी है। अब ब्रिटिश मॉडल और हमारे मॉडल में कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। 2017 में पॉलिटी के बड़े क्वेश्चंस आए थे, उसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे, अभी भी हो सकता है, ठीक है, 5-6 साल हो गए, दोबारा पूछ सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट को देखो, ये कह रहे हैं एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सॉवरेन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो ब्रिटेन के केस में क्या है कि वहां पे दरअसल पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, उनका कोई ऐसा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पार्लियामेंट के जो लॉज हैं वो ही एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्ट रखते हैं, राइट। तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो चाहे लॉ बना सकती है, वो चाहे लॉ हटा सकती है, और उसके ऊपर कुछ खास लिमिटेशन नहीं है। हाँ, लोग उनको सबक सिखा सकते हैं और रेफरेंडम के जरिए किसी एक लॉ को चेंज भी किया जा सकता है। लेकिन इंडिया के केस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट के ऊपर लगामें कसी हुई हैं, तभी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे कई पार्लियामेंट्री एक्ट्स को नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 आंसर नहीं हो सकता और डी भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दे आर रेफर्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। किसी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अगर हमने देखना है पार्लियामेंट के, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किया जाता है। तो ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, कुछ इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए, ऐसा हम करते हैं। ए और 1 और 2 दोनों ही आपस में इंटर रिलेटेड भी हैं, तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट बन जाती है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, और इसी तरह से ये भी बताइए कि क्या थॉट प्रोसेस आपका सही था। ये बड़ा जरूरी है यार, थॉट प्रोसेस बहुत जरूरी है। और इसमें देखो आपने करना क्या है, जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, देखो रोज 9 बजे हम मिलेंगे यहाँ पे, रोज 9 बजे इन क्लासेस में। आपका प्रोसेस जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपने अपनी ना इनरिचमेंट करनी है, प्रीलिम्स की अटेम्प्ट की इनरिचमेंट करनी है। तो अब एनालिसिस आप जब करोगे ना, चाहे इसका करो या डेली 50 क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हो, तो सेल्फ एनालिसिस में ये 3 टैग्स दो खुद को, ठीक है, 3 टैग्स। इनमें से जिन क्वेश्चंस पे आप एब्सोल्युटली श्योर थे कि यही आंसर है, वो कितने ठीक हुए। अगर वो जो ठीक हो रहे हैं तो वेरी गुड, और ये ज्यादा होने चाहिए। अगर ये गलत हो रहे हैं तो देखो किस वजह से गलत हुए, क्या कोई स्टूपिड मिस्टेक थी कि करेक्ट इनकरेक्ट गलत पढ़ लिया, या कोई फंडामेंटल फ्लॉ था। अगर फंडामेंटल फ्लॉ है, गो बैक टू बेसिक्स, रीड बुक, ठीक है, या एक्सप्लेनेशन को देख के अपने कॉन्सेप्चुअल और फंडामेंटल क्लैरिटी को एनहांस कर लो, समझ जाओ उसको। जो तुक्के वाले क्वेश्चन है, इसमें अब आपने देखना है कि कई क्वेश्चन में आप 100% श्योर नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया होगा। अब जो क्वेश्चंस आपके ठीक हो रहे हैं उसमें देखो क्या लॉजिक आपका ठीक था। अगर लॉजिक ठीक था, आंसर भी ठीक था, तो ग्रेट, यही करना है, पेपर में भी ऐसे करना है। लेकिन अगर लॉजिक गलत था लेकिन आंसर ठीक हो गया, तो लॉजिक सही कर लो, क्योंकि यहां पे तो क्वेश्चन ठीक हो गया, पेपर में पता नहीं होगा कि होगा, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, अब इसमें देखो कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। अब यहां पे देखो कि थॉट प्रोसेस में वो क्या ऐसी चीज होती जो आपको पता होती जिसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत होने से बच जाते। ये चीज करनी है। अगर इसमें बेसिक बुक्स पे जाना पड़ता है तो जाओ, एक्सप्लेनेशन से अगर काम बन जाता है तो वेल एंड गुड, राइट। तो हमने बेसिकली इन क्वेश्चंस को इस तरफ लेके आना है और इन क्वेश्चंस को बिल्कुल मिनिमाइज करना है। ये हमारा ना फिस्कल डेफिसिट की तरह है, इसको घटाना है हमने, राइट। और इन क्वेश्चंस को इधर लेके आना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसकी हवा भी नहीं होगी आपको, राइट। इसमें आप ये देख लो कि क्या मुझे ये पता होने चाहिए थे। अगर पता होने चाहिए थे तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन के थ्रू, ठीक है, टेस्ट की एक्सप्लेनेशन में काफी कुछ दिया होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन के थ्रू उसको समझ जाओ। और एक्सप्लेनेशन पढ़ते पढ़ते आपको रियलाइज हो जाएगा अपने आप कि बेसिकली मुझे पता होना चाहिए था, तो आपका यहां पे भी काम बन गया। लेकिन अगर कोई हवा ही नहीं थी, राइट, तो इतना गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लेना, ताकि बुरे वक्त में अगर ये फिर से प्री में आ गया तो वहां पे जब बाकी सबसे ये नहीं हो रहा होगा तो आपसे हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको रेगुलरली फॉलो करने से जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तो एमसीक्यू सॉल्व करने की कैपेबिलिटी आपकी बड़ी एनहांस हो जाएगी। और यही चीज है, किताबों से एक पॉइंट के बाद ना यूपीएससी की तैयारी में किताबों से बेसिकली बाहर आना पड़ता है, और किताबों से बाहर ऐसे आया जाता है टेस्ट की मदद से, ठीक है। तो ये चीज आप करिए और इस सीरीज के साथ बने रहिए, राइट। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफी बेनिफिट हो रहा है इससे। एंड टेलीग्राम चैनल पे इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा।
ठीक है, एंड टेस्ट सीरीज में जरूर एनरोल कीजिए। और एनरोल करने के लिए द कोड दैट यू हैव टू यूज, दैट कोड इज व्हाट, दैट कोड इज CS Live। ठीक है, CS Live कोड यूज करके आपको स्टडी IQ के किसी भी कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, चाहे वो SIP प्रोग्राम हो, SIP भी हमारा है। ठीक है, कुछ लोग तो देखो रिवीजन काफी अच्छी कर चुके हैं, तो उनको तो सिर्फ टेस्ट देने की जरूरत है इस चीज को एनहांस करने के लिए। बट देयर आर सम पीपल जिनको अभी भी कंफ्यूजन है कि मैं अपना सिलेबस कैसे फटाफट रिवाइज करूं। उनके लिए अब मैं बता दूं कि SIP का लास्ट बैच 7 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में डेली लाइव क्लासेस होंगी, तो वो प्रीलिम्स की ओरिएंटेशन में होंगी, जिससे कि जल्दी जल्दी आप बहुत अपना सिलेबस, जो वास्ट सिलेबस है, उसको सिर्फ प्री की चीजों को देखोगे तो जल्दी वो कवर हो जाएगा। क्लास के बाद टेस्ट आपका आ जाएगा, वो टेस्ट आप दोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, टेस्ट की एक्सप्लेनेशन मिलेगी तो सीख लोगे एडिशनल चीजें, उसकी डिस्कशन होगी, थॉट प्रोसेस पता लग जाएगा, और अगले दिन उठने से पहले आपको पता होगा कि आज मेरी कौन सी क्लास है, आज मेरा कौन सा टेस्ट है, राइट। तो उसकी मदद से भी व्हाट विल हैपन, उसकी मदद से प्रीलिम्स का टाइमली आपका कवर हो जाएगा सारा सिलेबस, और एक सफिशिएंट टाइम, एक डिसेंट लेवल ऑफ टाइम मिलेगा फॉर योर ओन सेल्फ स्टडी। ठीक है, बिफोर द प्रीलिम्स एग्जाम। तो इन दोनों चीजों की मदद से SIP प्लस, ठीक है, SIP प्लस में से भी आप फायदा ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनको प्लानिंग करने में दिक्कत आती है और सिलेबस कवर करने में दिक्कत आती है, जिनको टेस्ट करने हैं, अपनी आंसर सॉल्विंग कैपेबिलिटी एनहांस करनी है, उनके लिए ये टेस्ट सीरीज है। सो बाय यूजिंग दिस CS Live कोड आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन बोथ दीज प्रोग्राम्स, राइट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, उन पर जरूर क्लिक कीजिए, चेकआउट द कोर्सेज, उनके डिटेल ब्रोशर को देखिए जहां पे आपको शेड्यूल भी दिख जाएगा, और बहुत जल्द अब हम आपसे इन कोर्सेज की क्लासेस में मिलेंगे। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, कल दोबारा मिलते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।